का ये बेहद खास प्रोग्राम है कहानी जिंदगी की, और आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जाने माने प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कुछ हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें जो आप सबको ना बता सके हों वो खास तौर पर हमें बताएं, बीबीसी को, जिसकी 40 टॉप जो बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स की एक बीबीसी की लिस्ट थी, उसमें आपका भी नाम शामिल है। फिर आप तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम शामिल है। तो तारीफों की बात की जाए तो कितनी ही कम पड़ जाएगी आपकी तारीफ। मत करिए। लेकिन हाँ, ये हम लोग तारीफें नहीं करेंगे। हमको बताइए कि जिस घर में आपका जन्म हुआ बंगाल में, किस तरह का परिवार आपका था? ये तो मालूम है कि आपके पिता भी गाते थे, माँ भी, तो सब लोग जाते हैं। वो करते क्या थे? म्यूजिकल टीचर थे ना, एंड हमारे घर में स्कूल वगैरह चलता था, जो मतलब स्टूडेंट्स होते थे, तो बचपन से वही सुनते हुए बड़े हुए यार, वही माहौल में पैदा हुए। तो बस। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 5। आपका कौन सा नंबर है? छोटा सबसे छोटे। हाँ। और आपने पढ़ाई क्या की? बीकॉम कंप्लीट नहीं किया था मैं। उस समय मैं बैग गया था बीकॉम फाइनल देने से पहले ही। मैं थोड़ा सा म्यूजिक में घुस गया था ज्यादा, तो आप बोल सकते हो कि बैग गया था। पढ़ाई लिखाई डैडी मम्मी तो चाहते हैं ना, डैड चाहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई करो, ये करो। लेकिन क्या है कि ठीक है, इट्स ओके, गलती नहीं की है मेरे को लगता है। उतना भूल नहीं था जो म्यूजिक लाइन में चला गया था, तभी अब आज इंटरव्यू ले रहे। अच्छा, तो अगर देखें कि पढ़ाई के जमानों से ही, वैसे तो परिवार में ही अगर देखें कि पिता भी गाते थे और घर में एक संगीत का माहौल, बिल्कुल, लेकिन वो कौन सा मौका रहा होगा जब आप को लगा कि ये जो बाहर से मिलने वाली तालियां हैं, ये ही आपका एपेटाइट, आपकी जिंदगी की सांस? ये जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाया था तो ऐसा लगा था मेरे को, जब पब्लिक ने शाउट किया एंड बहुत चिल्लम चिल्ली हुए। फिर मैं सेकंड सॉन्ग गाया, द फर्स्ट स्टेज माई, तो मुझे ऐसा लगा था उस समय कि भाई आई कैन सिंग यार, मैं गा सकता हूँ और मेरा गाना लोगों ने पसंद कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो फिर वो एक हौसला मिल जाता है। तो बस फिर शो करना शुरू कर दिया था उस समय, एंड कलकत्ता में अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता था उस समय। तो मुझे याद है कि मेरा टारगेट यही था कि भाई गाना है तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अगर गाएं तो फिर उसमें कुछ मजा है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, वो छोटा कैसेट वैसेट बना के। तो कुछ हमारे बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर्स है, कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं जाके मिला था, उनको दिया था। तो बस उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ होने वाला है नहीं। सब कैसेट ले लेते थे, रख देते थे, फिर बाद में बुलाते नहीं थे कोई। तो इस तरह के थोड़ा सा ट्राई किया था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर बॉम्बे जाके यही स्ट्रगल मैं बॉम्बे जाके करूं तो क्या है। बॉम्बे इंडस्ट्री उस समय एक बड़ा स्कोप था लोगों जिनके पास टैलेंट है, आई थिंक उसको ट्राई करना ही चाहिए था। ऐसा लग रहा था मेरे को कि भाई जाना चाहिए और जाके वहां पे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वही सोचा और बड़े भाई से 1100 रुपया लिया उधार और ट्रेन पकड़ के सीधा बॉम्बे। ये सब करते हुए खुद बंगाल की दुनिया में कितना समय आपका गुजरा होगा? यानी कि ये माचा पर गाना, और ये गाना स्टार्ट करके हम मैक्सिमम 6-7 साल, बस 6 साल 7 साल तक कलकत्ता के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीच में एक बार बॉम्बे आया था, फिर मैं वापस चला गया, कुछ देखा नहीं कुछ। तो फिर उसके बाद मैं 86 एंड में आया, एंड आने के बाद बस स्ट्रगल शुरू हो गया यहाँ आने के साथ साथ ही। बट यहाँ पे एक चीज क्या है, मैं आने के साथ साथ ही 6 डेज के अंदर मेरे को नौकरी होटल में जो आपको, हाँ, प्रीति रेस्टोरेंट चेंबूर में, आराधना गेस्ट हाउस, तो उसमें मेरे को गाने का मौका मिल गया था। इस तरह से देखे तो होटल में गाना तो वैसे भाई शाम हुई, फिर आपको जेब में पैसे आ गए, तो मतलब एक सहारा सा रहता है। लेकिन जब आप बंगाल से चले होंगे तो ये संदेह और ये शंका तो रही ही होगी कि जिंदगी की राह बड़ी कठिन होने वाली। एक चीज बहुत कॉन्फिडेंट होता है कोई भी चीज में, अगर मैं सोचूं और ठान लूं तो उस चीज को मैं कंप्लीट करके ही रहता हूँ। ये मेरा एक शुरू से आदत है, मेरा वो डैडी से मिला हुआ चीज है ये। जिद जिसको बोलता है ना, एक जिद पकड़ लेते हैं। तो एक टारगेट मैच मेरे को, जब हम वहाँ पे होटल में गया कलकत्ता में, तो वहाँ पे लोगों ने इतना तारीफ किया, लोगों ने इतना बोला, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता ही है कि भाई मुझे बॉम्बे जाके तकलीफ नहीं होगी, एंड डेफिनेटली आई विल डू समथिंग, कहीं ना कहीं हमको नौकरी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आराधना गेस्ट हाउस में भी चला गया सुबह, उधर संडे था, जैम सेशन था, दोपहर को चल रहा था। तो वहाँ जाके मैं उनके सेठ जो था, अशोक सेठ, तो उसको मैंने बोला कि भाई
आप एक बार मुझे एक बार गवा के देखिए ना, एक बार ट्राई कीजिए ना। तो उन्होंने बोला तुम कहाँ के हो, सब जैसा होता है इंक्वायरी वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार आप बोले ठीक है चलो तुमको देखते हैं तुम कैसे गाते हो। तो बीच में राउंड स्टेज था, साइड से लोग बैठते थे टेबल्स। तो मैंने वहां पे पहला गाना गाया था हंगामा है क्यों बरपा, क्योंकि मुझे मालूम है कि होटलों में दारू में यानी इसमें गजल ज्यादा करके लोग प्रेफर करते हैं, सब दिल जले लोग ही आते हैं ज्यादा करके आके सारे दुख वहां पे छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हंगामा है क्यों बरपा गाया तो फिर मेरे को 14,000 रुपीज टिप आया उसमें। दैट टाइम 14,000 इज नॉट बैड। उसमें मालिक का थोड़ा सा हुआ कि ना ये लड़का काम का है। फिर मैं सेकंड सॉन्ग गाया, ऐसा करके उसी दिन मेरे को उन्होंने नौकरी पे रख लिया। बोलते तुम दोपहर को गाए हो, थोड़ा चाय वाय पियो, रेस्ट वेस्ट करो, शाम को भी शुरू कर दो। तो मैंने उस तरह से शुरू कर दिया था। बट मेरा टारगेट था वही कि बॉम्बे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तब तो बॉलीवुड नहीं था, सब बॉम्बे इंडस्ट्री बोलते थे हम लोग, तो उसमें गाना है। दादा हम लोग बार बार इसलिए वापस बंगाल जा रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे दूसरे लोग भी जो रीजनल म्यूजिक को छोड़कर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको ये जर्नी थोड़ी ताकत दे, एक थोड़ा इंस्पिरेशन दे। क्या ऐसा भी था कि ये जो एक किशोर कंठी शिल्पी के रूप में जान मतलब पहचान बनाने में कोई आपको लग रहा था कि ये एक लिमिटेड हो जा रहा है और यहाँ से अब हमें एक उड़ान ऊपर लेनी होगी, इसका कोई कॉम्प्लेक्स था कि अगर हम किशोर के ही आवाज में गाते रहे तब तो बड़े वहीं तक सिमट के रह जाएंगे? ये अलग बात है कि हम लोगों के यहाँ फिल्मों में लता जी ने, नूरजहां की आवाज में मतलब सबने मतलब इंस्पिरेशन सबके पास रहे। सबने किसी को ना किसी को फॉलो किया। फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मोहम्मद रफी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते थे, जैसे किशोर दास साइगल साहब को फॉलो करते थे, मुकेश जी साइगल साहब को फॉलो करते थे, फिर लता जी नूरजहां जी को फॉलो करते थे, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करते थे, फिर गीता दत्त जी भी किसी को फॉलो करते हुए आए। तो ऐसा कोई ना कोई किसी को ना किसी को फॉलो करता है। लेकिन फिर ये गेम तब शुरू होता है जब अपना पहचान बनाने के लिए, जब आप कुछ अलग करते हो, जब एक अपना आइडेंटिटी बनता है, तब आइडेंटिटी बनना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी बनने के लिए आपको ना वही समझ लो, या तो मोहम्मद रफी साहब को फॉलो कर रहा है कोई, किशोर दा को फॉलो, उनसे निकल के बाहर आना पड़ेगा। भले उनका शैली आप अपना सकते हो, हर कोई इन्हें अपनाया, उनका जो टेक्निक है सिंगिंग का, उनका जो अच्छे अच्छे चीजें हैं सिंगिंग में, उसको आप एडप्ट कर सकते हो। दैट इज अ पक्का एक सिंगर का होना ही चाहिए। क्योंकि हमने स्कूल में स्कूल मास्टर को फॉलो करते हैं, घर में डैडी मम्मी को फॉलो करते हैं, तो फॉलो हम किसको ना किसी को करते ही रहते हैं हमेशा। तो ये आदत जो है ये इंडस्ट्री में भी लागू है। तो हमने किशोरदा को फॉलो किया, एंड जब मेरे को प्रॉपर मौका मिला, अपने आप को प्रूव करने का जब मौका मिला, ये मेरा माइंड में था कि मैं किशोर कंठी बन के अगर रह गया तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसा आया और आपने देखा होगा। तो मैंने उनसे थोड़ा सा अपने आप को अलग किया। ये मैंने शुरू कर दिया था, इसका मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ये शुरू कर दिया था मैं गुलशन कुमार के जब किशोरदा का कवर वर्सन गाते थे। अब हर कवर वर्सन में किशोरदा का गाना मैं एकदम डीटो किशोरदा जैसा लग रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अपना कुछ मैं मिलाता था। मैं 40-45 वॉल्यूम किशोरदा का सारे गाने गा दिया। तो क्या होता था कि उस गाने आप उठा के सुन लेना कभी भी, हमारे दर्शक अगर आज देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा, आप देख लेना कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा खुद का झलक उसमें मैं डाल देता था। एंड उसमें क्या होता था कि वही आदत धीरे धीरे मैं उसको एस्टेब्लिश किया। एंड जब आशिकी के मौका आया तब मैंने अपने आप का अपना आइडेंटिटी बनाने का एकदम भरपूर कोशिश किया, जिसमें आपको किशोरदा का झलक भी मिलेगा लेकिन एक सेपरेट कुमार सानू भी मिलेगा उसमें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि कुमार सानू में एक ऐसा स्पार्क है, मतलब वो कोई एक ऐसा टच कुमार सानू का टच है जो कई बार जिनके लिए वो गा रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, उनके कैरेक्टर को भी एक नई ऊंचाई दे देता है। ये बहुत ही जादू है। और इस बात को अगर दोबारा हमारे सुनने वाले अगर सुनकर देखें तो ये पता लगा पाएंगे कि उस वक्त जब गाना रिकॉर्ड हो रहा होता है प्लेबैक के लिए, तो वो सानूदा उसमें एक वो जादू करते हैं। ये जादू जो आप कह रहे हैं कि जो अपना टच, जरा हमें कुछ गाकर थोड़ा सा यहाँ पर बताइए। नहीं, कोई भी गाना आप ले लो, आपको पसंदीदा गाना कौन सा है? आई डोंट नो। आप यस बॉस वाला गाना गाइए। एक दिन आप यूं हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। वाह,
ये क्या है जो कि मैंने सोचा ना था, आपने क्या क्या नहीं सोचा था जो आपके साथ मुंबई की दुनिया में हुआ? बहुत कुछ हुआ। मैंने जो सोचा नहीं था वो हो गया। बताइए बताइए। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ देखिए, हादसा जिसको कहते हैं उसको हम दोबारा याद नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो बोलना बेकार है। मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ घटा वो अच्छा के लिए घटा, अच्छाई के लिए घटा। एंड मेरे को लगता है कि वो जितने भी बार घटा, वो सब चीजें जितने भी बार हुआ, उतना भी मेरा और निखार जिसको कहते हैं वो बढ़ता गया। एंड आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट को सेंटिमेंटल या कुछ दुख वाली बात अंदर अगर चुप जाता है या कुछ होता है तो फिर वो दर्द और निकल के बाहर आता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गाने में। तो इस तरह से मैं उसको पॉजिटिवली लेता था। देखिए, पॉजिटिवली तो लेंगे ही, अच्छी बात है। वो आपको एक जिसे कहते हैं कीप गोइंग रखता है। शायद नेगेटिविटी की बात भी करना कई बार काम आता है दादा, हम लोग है उसकी बात अभी फिलहाल टालते हैं। अभी टालते हैं। इस समय काम आता है। इस समय काम आता है। जो बोलता है कि भाई इस पैसे में कर दो, सो नो नहीं करेंगे, तो वो काम आता है। बाद में ज्यादा पैसे लेके आ जाता है, बोलते नहीं भाई चलो, तो हमारा काम आ जाता है नेगेटिविटी। आपने कई बार इस बात को बहुत अच्छे ढंग से एक्नॉलेज किया है कि किस तरह जगजीत सिंह ने आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर वो राह दिखाई। बहुत बार बोला। जगजीत सिंह, कल्याण जी, आनंद जी, इस बात को याद करते हुए ये ऋण भी आपके ऊपर रह जाता है दादा कि आपने खुद किसी नए सिंगर को बिल्कुल भी नया किसी शहर से उठकर चलाया, गाड़ी में बिठा के लेके बताइए, और लेके जाके स्टूडियो में लेके जा। सुनिए, एक तो बात तो ये है कि अभी समय इतना चेंज हो गया, अभी किसी को गाड़ी में बिठा के लेके जाने से पहले वो जाके वहां पहुंच के बैठे रहते हैं। ऐसा सिचुएशन है ना। हम किसी को लेके जाके कोशिश करेंगे, उससे पहले वो पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये जो उसको आप बोलते हैं कि स्मार्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड लोग इतना, अभी देखिए जैसे गांव से कोई आया और बोला कि मेरे साथ गाएंगे, अभी कोई लड़का हो उसको लेके आके चांस देना बड़ा मुश्किल होता है। अगर लड़की हो तो हम हमारे साथ डुएट करा लिया। आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल जो है, उसमें देखा होगा कि बहुत सारे नए नए लड़कियों के साथ मैं ना नहीं करते, मैं गाना गा लेते हैं। लेकिन जेंट्स का नहीं होता है, क्योंकि मैं एक जेंट्स हूँ, तो जेंट्स के साथ जेंट्स का कोई गाना बनता भी नहीं है, और होता है तो रोमांटिक डुएट होता है लेडीज के साथ। तो उसमें मौका मैंने शुरू से लेके आज तक, आप देखो मेरा गाना सुपर डुपर हिट है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अभी ये गाना किसके साथ गाया मैंने? बेला सालुंखे जी। बेला सालुंखे उस समय कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हाँ। है ना। इस तरह से मैं एक एक गाना आपको बताऊंगा। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ये गाना किसके साथ गाया था? किसके? एकदम न्यू लड़की है, बंगाली लड़की थी, एंड उसके साथ गाया था, सुपर डुपर हिट हुआ। अभी संजीवनी, करीब के देखिए सब सारे गाना। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा है। तो ये देखिए गाना, ये गाना संजीवनी जी के साथ गाए। तो ये नहीं होता है कि मैं ना नहीं बोलता। अगर कोई भी नई लड़की हो, वो अगर मेरे साथ गा के उसको अगर कुछ फायदा होता है, तो उसके लिए आपने YouTube या सोशल मीडिया में देख लीजिएगा, ऐसा कम से कम नहीं तो 40 से 50 लड़कियां हैं जिसके साथ मैंने डुएट गाया, जिसको कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरे साथ गाने के बाद उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ, और किसी किसी को ज्यादा फायदा हुआ। तो आई डोंट माइंड कि किसको क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने भी स्ट्रगल किया था, मेरे को भी सबने इग्नोर किया था। एक दो व्यक्ति हमको बहुत हेल्प किया। एंड एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा हमको हमारे पंजाबी लोगों ने हेल्प किया, सबसे ज्यादा। चाहे वो जगजीत सिंह जी हो, चाहे वो क्या बोले वो अपना जादूगर का प्रोड्यूसर कौन था, प्रकाश मेहरा जी, प्रकाश मेहरा जी, हाँ। तो कल्याण जी आनंद जी तो ठीक है, गुजराती है, वो कल्याण जी आनंद जी भाई ने मेरे को निकाला जी उनमें से। लेकिन जो माथे के ऊपर जो बैठे हुए थे लोग, इनमें से जैसे कि ये प्रकाश मेहरा जी हो, गुलशन कुमार हो, गुलशन कुमार जी है, जगजीत सिंह जी, अब देखिए सारे जो पंजाबी लोग हैं ना, ये मेरे को बहुत हेल्प किया। मैं बाकी लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग जैसे गुजराती लोग बहुत हेल्प किया। सबसे पहला तो गुजराती से ही शुरू हुआ। खैर वो बात नहीं है, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन चीज है कि उस समय जो मुझे मौका मिला था, एंड उस मौके को हर बार मुझे जिस तरह से मौका मिला ना,
उस मौके को मैंने एकदम सिक्सर में बदल दिया। तब मैंने दीवार में एकदम पीठ लगा के उसमें लड़ा, तो जाके कुछ फायदा हुआ। आपकी बातों में और हल्का सा तो आप संघर्ष और स्ट्रगल की बातें कर रहे हैं, ये बात छुपी हुई है कहीं, क्योंकि आप फिर उसके बाद जिस रफ्तार से आपने माल बटोरना शुरू किया, तो कहीं आपके अंदर कोई एक रिवेंज पैदा हो गया इतने बरसों में? क्योंकि खुद नदीम श्रवण कहते हैं कि 17 साल उन्होंने नाकामी में जो जिंदगी गुजारी थी और आखिरकार नदीम ने कहा कि चलो कुछ कपड़े का बिजनेस कर लेते हैं। मतलब इस तरह से भी डिरेल होने के मौके, तो ये आपके अंदर कोई अंदर बैठ गया कि अब कमा के ही दिखाना है? आप देखिए एक मोटी सी शायद सोने की चेन है। अभी क्या है कि देखिए कमा के दिखाना है ना, देखिए हर चीज का हर रिवेंज ना कभी कभी साइलेंट भी लिया जा सकता है, कभी कभी आपके काम के जरिए आप ले सकते हो। जरूरी नहीं कि वो हाथापाई करके रिवेंज ले या हम कुछ करके उसके साथ। मेरे साथ देखिए आपने देखा होगा कि मैं कोई भी सिंगर्स के बारे में या किसी म्यूजिक कोई नेगेटिव बात नहीं करते, किया ही नहीं आज तक। क्यों नहीं किया? कंपटीशन तो है ही था, लेकिन मैं जो जवाब देना चाहता हूं वो जवाब मेरा काम के जरिए मैं दिया सबको। जैसे कि शुरू में कलकत्ता से मैं जिन लोगों के पास गया था, कलकत्ता में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कलकत्ता में मैं जिन के बजाज जाके कैसेट दे के आया था, वो लोगों ने कभी मेरे को बुलाया नहीं था। वो लोग बॉम्बे में आके 7 दिन बॉम्बे में रह के मेरा गाना रिकॉर्ड करके यहाँ से लेके जाते थे। तो ये रिवेंज हो गया ना, हमको जरूरत ही नहीं है अलग से रिवेंज लेने की। अभी जैसा समझ लीजिए कोई बोल रहा है कि भाई यार कलकत्ता से आए हैं, मैं बताऊंगा नहीं नाम वाम, कलकत्ता से आए हैं, अभी 7 दिन बाद हावड़ा मेल पकड़ के निकल जाएंगे। वही लोग मेरे को फोन करके, सानू कोई काम हो तो बताना, और देखने से सीने से लगा लेता है। तो यही तो जीत होता है ना। बिल्कुल, हमको जरूरी नहीं थी कि उसके अगेंस्ट में 4 बातें करके ये करके वो करके, कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप हो जाता है। तो साइलेंट टेक होता है रिवेंज, एक काम के जरिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कभी भी उस तरह से पैसा कमा के दिखाऊंगा ऐसा कुछ रिवेंज मेरे में था नहीं। मुझे मालूम है जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी जी आएंगे, और सरस्वती अगर आगे जाता है तो लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है। तो ये सीधी सी बात है। बीबीसी का ये बेहद खास प्रोग्राम है कहानी जिंदगी की, और आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जाने माने प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। अच्छा, अब ये बात तो सब लोग जानते हैं और आप भी बता चुके हैं कि किस तरह कल्याण जी आनंद जी ने आपका नाम सानू कुमार सानू ये उनका ही दिया हुआ नाम, उनका दिया हुआ है, जिसके पीछे ये इरादा था कि भाई एक टिपिकल जो हेमंदा में बापीदा में जो एक टोनल एक सो टैलेंटेड, बट क्या होता है कि एक रीजनल छाप हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बाला सुब्रमण्यम जी कितने गाने गाए, तो उनका जो साउथ इंडियन स्टाइल है ना, साउथ इंडियन स्टाइल, वो पता चल जाता है, एक पता चल जाता है। बस कुछ लोग हैं जो निकल के बाहर आते हैं। जयसुदास जी का आप हिंदी गाना सुनेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि वो साउथ का है कि कहाँ का है। बट ये क्या होता है कि कल्याण जी भाई ने वही सोचा था कि बंगाली लोगों को मतलब एक नाक ऐसा हो जाता है, अरे बंगाली क्या उर्दू गाएंगे। वैसे आपने उर्दू कैसे इतनी अच्छी बनाई? देखिए उर्दू मैंने एक मौलवी रख के, एक मौलाना रख के मैंने सीखा था। यहाँ 6 months 7 months तक मैंने कंटिन्यू, मैं थोड़ा बहुत लिखना भी चालू कर दिया था। तो उनको मैंने बोला था कि आप मेरे को व्हाट्सएप करिए मेरा जीवा को, टांग को मैं किस तरह से यूज करके कौन सा वर्ड को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को सिखाया था कि गैन क्या होता है, काफ एंड जो शौसा जो भी है। तो उनसे मैंने भरपूर उसका, और मेरा एक दिमाग आप तो जानते ही हैं, मेरा बहुत ग्रैबिंग पावर बहुत फास्ट है। तो मैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था उसको मैंने ग्रैब कर करके मैंने अपना जो इंटरव्यू दे रहा हूँ इसमें से लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंगाली है। लेकिन मैं जब गाऊंगा, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो नेपाली हो, उड़िया हो, मराठी हो या बंगाली हो, या पता नहीं चलेगा। ये तो एक बात हुई जो कि आप अपने डिक्शन को, प्रोनाउंसिएशन को कोई मौलवी मौलाना रखकर ये आपने ठीक किया। लेकिन जब आप किसी रीजन से आते हैं, उस रीजन का भी अपना एक साउंड होता है जो आपके कानों में होता है। आप खुद ही कहते हैं कि ये देश इतने सतरंगी साउंड, सतरंगी म्यूजिक से भरा हुआ है। अगर आप देखें खुद बंगाल में, चाहे आप वो बाउल सिंगिंग में चले जाएं या आप रविंद्र संगीत में चले जाएं, चाहे आप नजरुल में चले जाएं, चाहे और दूसरे फोक फॉर्म्स हैं, ये खुद ये साउंड, ये स्पेसिफिक साउंड, जैसे कि एस.डी. बर्मन के गाने में उनके रीजन का एक ट्रेडिशनल फोक भी कई बार साउंड करता था, आपके गाने में वो काम करता है? मतलब देखिए रीजनल म्यूजिक जो है
वो इतना पावरफुल होता है, कोई भी रीजन का, पंजाब बोलो, राजस्थान बोलो, महाराष्ट्र बोलो, हर एक अलग अलग मिठास है ना। तो बंगाल का भी एक अलग मिठास है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बंगाल में ना कुछ ज्यादा डिपार्टमेंट अलग अलग है, वो ज्यादा बंटवारा ज्यादा है सिंगिंग में। जैसे आपको गिनाऊंगा तो आपको 10 तो ऐसा ही मिल जाएगा आपको। नजरुल सॉन्ग, टेगोड़दा का गाना अलग है, फिर द्विजेंद्र गीति अलग है, तोरजा गाना अलग है, बाउल गाना अलग है, भटियाली गाना अलग है, फिर मॉडर्न सॉन्ग्स अलग है। तो ये सब बहुत सारा जो है ना, इतना वैरायटी है। तो हमारे दिमाग में वो सब तो कुट के भरा हुआ है, हम बचपन से सुनते आए। तो इम्प्लीमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं हिंदी गाने के अंदर, उस समय इम्प्लीमेंट होता है। और जगह पे अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो वो साउंड बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल। तो उसमें फायदा होता है आई थिंक। कोई ऐसा बांग्ला गाना जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, हमें गा कर बताइए। তোমার সুরে সুর বেঁধেছি, মনে কি গো পড়ে সেই দিনের কথা, তারা ভরা রাতে চাঁদ ছিল, রজনীগন্ধা ফুটেছিল সে রাতে, তোমার সুরে সুর বেঁধেছি। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। देखिए ये जो मेलोडियस गानों की, हम समझते हैं कि जिसको हम लोग गोल्डन इरा कहते हैं हिंदी फिल्मों के गानों का, उसके करीब करीब आप आखिरी पिलर मेलोडियस गानों के आप थे। और उसके पक्ष में आप बहुत कहते हैं कि मेलोडी ही हमारी भारतीय जिंदगी के संगीत की एक पहचान है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। और यहीं पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि म्यूजिक मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो सिटिंग्स हो, रिहर्सल्स हो, फाइनल रिकॉर्डिंग्स हो, इस पूरी जर्नी में खुद सानुदा अपने आप को कैसे बदलते जाते हैं। मतलब एक म्यूजिक कंपोजर ने कोई गाना आपको सिखा दिया, लेकिन उसमें माइक्रोफोन इनपुट, हाँ इनपुट डेफिनेटली। अभी देखिए कोई भी सिंगर का इनपुट तो होना ही पड़ेगा। इनपुट नहीं देंगे तो फिर वो सिंगर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको खिलाया, आपने वही उल्टी करके दे दिया, वैसा नहीं होता है। इसको किसी एग्जांपल से बताइए ना दादा। बहुत सारा। अभी देखो, अब मैं जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जो वो जो सिखाते थे, बोलते मेरे को इतना ही चाहिए, इसकी ज्यादा मैं करने नहीं दूंगा। मैं उसको वेरिएशन देता था। अभी वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे उनकी मर्जी। कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट कर लेते थे, जैसे बापीदा, बहुत खुले दिल के आदमी थे एकदम। मतलब वो क्या, सानू ये तेरा गाना है, तू कैसे गाएगा, तू गा के बता। तो जैसे नादिम जी बहुत खुले दिल के, मतलब वो बोल देते। बट श्रवण जी थोड़ा सा क्लासिकल बेस था उनका, तो वो थोड़ा सा बोलते नहीं टाइगर इस जगह पे वो कर दे, ये कर दे। तो श्रवण जी थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते थे हमको। बट नादिम जी की तरफ से एकदम बिंदास, अरे यही चाहिए टाइगर, यही चाहिए। तो ये ना कोई एक गाना नहीं, मेरा हजार गाना है जिनमें से आपको ऐसा बोल के, और जिस गाने में मैं कर नहीं पाया, कुछ इनपुट मेरा एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको मैं स्टेज पे निकाल देता हूँ। वो भड़ास मैं स्टेज पे निकाल देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, पर सामने जब तुम आते हो, ये सिंपल गाना है, मैं स्टेज पे गाता हूँ। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी ये जो छोटा चीज चेंजेस है, ये मैं स्टेज पे करता हूँ, क्योंकि ये भड़ास निकालना बहुत जरूरी है कि भाई उस समय नहीं कर पाया, आज तो मैं करूंगा। तो ये आज मेरे को कोई बोल नहीं सकता। तो इस तरह से होता है। बट कभी देखिए, मेरा दिल पे कितना पागल है, उन्होंने जो बताया था वो भी तो सुपर डुपर हिट हुआ। तो कभी कभी उनका भी सुनना चाहिए। अच्छा, हमको एक जमाने के गायक अनवर ने बताया किस तरह इंडस्ट्री के जो रेट्स थे पैसे मांगने के, उस जमाने में उन्होंने 1000 रुपए ज्यादा मांगे और आरके फिल्म से वो रिहर्सल के बाद हटा दिए गए और वो गाना बाद में सुरेश वाडकर ने गाया। ये अलग बात है कि सुरेश वाडकर ने ही पिछले हफ्ते हमको बताया कि 1000 की बात नहीं थी, हमें तो 10,000 रुपए दिए आरके फिल्म्स ने। आपके केस में कब से आपकी अपनी मांग, क्योंकि वो तो 14,000 रुपए आपको उस होटल में ही मतलब निछावर हो गए थे, लेकिन आपके डिक्टेट्स जिसे कहते हैं कि इतना ही पैसा लूंगा और तब गाऊंगा, वो कब से चलने लगे? देखिए, इसके लिए मैं खुद को नहीं बताऊंगा, मैं इसके लिए गुलशन जी को
धन्यवाद कहूंगा। गुलशन कुमार एक आदमी था जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का, सिंगर्स का, लिरिक्स राइटर्स का या अपना हक मांगना उन्होंने आदत दिलाया था। वो खुद भी देते थे पैसा, उन्होंने आदत दिलाया था भाई तुम्हारा हक जो है यू कैन आस्क। अभी आप एक पोजीशन में जाके उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक पोजीशन में जाके बिफोर दैट पोजीशन यू कैंट आस्क। अगर आपने मांगा तो आप आउट हो जाएंगे, और उस पोजीशन में जाके अगर आप बनाओगे, कोई भी जैसे लता जी भी हो, आशा जी भी हो, हर कोई अपना एक जगह जब बन गया पटक से तब वो मांगना शुरू किया। हमने भी वैसा ही किया। उसके बाद डिक्टेट, इसको डिक्टेट नहीं बोल सकते आप, इसको आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं सोचता हूं कि मेरा रेम्यूनरेशन इतना होना चाहिए, नहीं देता है तो नहीं गाऊंगा। कभी कभी एडजस्ट कर भी लेते थे। कोई म्यूजिक देता, अरे यार कर ले यार कर ले, ठीक है, मैं बोला चलो कर लेते हैं, आपके लिए कर लेंगे। लेकिन क्या है कि ये जो डिक्टेट करना या फिक्स करना, ये सिंगरों में से होता नहीं है एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली मैं पैसा मांगा, पैसा मिला भी मेरे को, बट जिस तरह से मिलना चाहिए था आज पता चलता है। अभी समझ लो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो गुलशन जी ने मेरे को कितना पैसा दिया था, कितना, लेकिन नहीं कितना पैसा दिया था वो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात सुनिए कि उन्होंने मेरे को गाना दिया था। सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो मेरे को गाना दिया था, जिसके वजह से मैं कुमार सानू हूँ, उन्होंने गाना दिया था। तो कभी कभी सिंगर इस तरह से पैसा कभी भी मांग नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों को बेंड होना पड़ता है, कभी कभी सीधा रहना पड़ता है। तो ये खेल है। अभी कौन बोल रहा है कि 1000 रुपया दिया, कौन 10,000 दिया, दिस आर ऑल बात करने वाली बात नहीं है। अभी देखिए मेरे से बहुत सारा ऐसा गाना गवा के फिर उसको उसी समय 90s में बोल रहा हूँ, जिस समय मेरा इतना चल रहा था, उसी समय मेरे से गवा के किसी दूसरे से गवा दिया। अब बताओ ये पैसे के लिए थोड़ी होता है। अभी म्यूजिक डायरेक्टर का मन में क्या चल रहा है और मैं क्या दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दादा, एक तो बात ये भी है कि हम देखते हैं कि जसपाल सिंह अचानक सीन से गायब हो गए। जसपाल सिंह अचानक, अमित कुमार गायब हो गए अचानक, नितिन मुकेश, इन सब लोगों के सिक्के एक समय के बाद नहीं चले। आप 40 साल से अपने पैर जमाए हुए हैं, ये क्या वजह है? नहीं देखिए, ये तो चेंजेस आते रहते हैं। जैसा अभी अरिजीत सिंह चल रहा है, कुमार सानू गायब हो गया, गायब हो गया। हाँ, अब तो नहीं, अभी भी गा रहा हूं मैं, लेकिन अरिजीत सिंह अच्छा गाता है। एक चेंजेस लोगों में मिला तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, तो इसलिए वो चल रहा है। अभी कोई अरिजीत सिंह की जगह अगर कोई आएगा तो उसको एक्सेप्ट, अभी आ भी गया था, बीच में बहुत सारे लोग आ गया था। अभी क्या हो गया, अभी सिनेरियो जो है ना टोटली चेंजेस हो गया। उस सिनेरियो पे भी आता हूँ दादा। हाँ। आपने तो ऐसे ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया जिसमें ह्यूज ऑर्केस्ट्रा, मतलब ये कि 150 वायलिन बज रहे हैं, लाइव सिंगिंग, एक एकॉस्टिक्स का अलग मजा था। आपने वो दौर भी देखा, और फिर वो दौर भी देखा जहां आपको ट्रैक पे गाना पड़ रहा है। इससे वो दौर भी देखा जहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा को ऑटो ट्यून किया जाता है। जी ये दौर भी देखा कि छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ के गाना बनाया जाता है। बिल्कुल। आज ये दौर भी देखा, सिंगर्स को भी अभी ये दौर भी देख रहा हूँ कि एआई के जरिए आपको मैं बना देगा और मैं को आप बना देगा। बिल्कुल, ये भी देख रहा हूँ। तो बोलिए क्या बात इससे है? लेकिन पूरे ओवर, क्योंकि हम लोगों की फिल्मों जितना ही इम्पोर्टेंट म्यूजिक भी है। मतलब म्यूजिक अपने आप में एक अलग संसार है, अपनी एक अलग उसकी स्वायत्त। अभी के प्रोड्यूसर लोग ये नहीं सोचते जी। अभी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो लोग ही नहीं सोचते। वो लोग म्यूजिक को एक सेकेंडरी है, खिलौना जैसा है, चलो ठीक है यार रखो ना रखो। पहले हुआ करता था म्यूजिक वॉज अ टेरिटरी। एक म्यूजिक बेच के पिक्चर का आधा शूटिंग हो जाता था उस पैसे में, क्योंकि म्यूजिक के अहमियत इतना ज्यादा था उस समय। इसलिए पिक्चर भी सब सिल्वर जुबली देख रहे हैं ना, ट्रॉफीज, वो तभी होता था, आज नहीं होता है। क्योंकि आज 25 हफ्ता कोई पिक्चर चले दिखा दो, आप नहीं दिखा सकते। 15 दिन चल गया तो बोलते हैं अरे हमारे पिक्चर ने इतना करोड़ कमा लिया, सुपर डुपर हिट है। तो क्या होता है कि वही मैं अब क्या बताऊं इसमें। नदीम श्रवण के जो श्रवण जी हैं वो एक बार याद कर रहे थे कि जब उनके गाने आशिकी के चल निकले तो वो अपने ही पास के म्यूजिक स्टोर में गए और वहां उनको बताया म्यूजिक स्टोर वाले ने कि 100 कैसेट आए थे और 100 के 100 बिक गए। आपका अपना भी कोई एक्सपीरियंस है कि जब आशिकी के बाद देखिए, आशिकी के समय भी उतना मेरा, देखो हमारे उस समय ना सिंगर्स का फेस का इतना वैल्यू नहीं था, लोग जानते ही नहीं था ज्यादातर करके। क्योंकि उस समय, आज तो दिखता है वीडियोस वगैरह, ये वो सोशल मीडिया, लोग जानते हैं कि भाई ये कौन है वो कौन है।
उस समय ना सिंगर को बहुत ज्यादा पहचानते नहीं थे, समझ, जैसे कि मेरे को तो खास करके मैं आशिकी रिलीज होने के बाद मेरे को याद है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने चला गया था चंदन टॉकीज में वो फिल्म देखने के लिए। एक दो दोस्त था मेरा साथ में, चलो जाके देखते हैं, मतलब एकदम आशिकी रिलीज हुआ उसके बाद ही। तो मैंने वहां जाके जो देखा था कि हर गाने में पीछे से पैसा आके गिर रहा है सामने, झुर करके एकदम पर्दे पे पैसा आके गिर रहा है। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं ना देखा नहीं, कुछ पिक्चर में हुआ। तो आशिकी में हर गाने में और सामने कुछ जो उस समय 75 या 35 या 55 कुछ पैसा का टिकट था, तो सामने जो लोग बैठते थे ना एकदम वो लोग हुड़मुड़ करके सब उठा रहे पैसा। तो ये हर गाने में हो रहा था और मेरा अंदर एकदम, मैं क्या बताऊं आपको। और बाहर निकलते हुए सब लोग बोल रहे हैं अरे गाने, अरे क्या गाने, गाने के लिए, अरे क्या है, अरे कौन है वो लड़का, ये नया करके एक लड़का है सानू भट्टाचार्य जी, कुमार सानू करके नाम है इसका, कुमार सानू है, कलकत्ता से आए। ये सब बातें करते करते मेरे बाजू में से सब जा रहे हैं और मैं सुनते सुनते जा रहा हूँ। मैं बोला अच्छा। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा था जो मैंने खुद उसको एंजॉय किया था। हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि ये प्रोग्राम है BBC का खास प्रोग्राम कहानी जिंदगी की, और हमारे साथ हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। सानू, बताइए, आपको खुद मटेरियल चीजें इकट्ठा करने का कुछ शौक है कि मतलब कपड़े, जूते, गाड़ियां? वो देखिए, आई ऑलवेज प्रेफर घड़ियां हो या कपड़े हो, जूते हो, डेफिनेटली आई लाइक टू डू दैट, क्योंकि व्हाई नॉट, ये खाली स्टार लोग ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो जो भी है, ऐसा एक दिली ख्वाहिश। एक्चुअली क्या है, ये सब मेंटल अपब्रिंगिंग जो है ना, वो बचपन से, गरीबी से निकला हुआ सब चीजें है। गरीबी वाली बात पे आएंगे अभी हम लोग बाद की तरफ। ये बताइए कि कोई ऐसी चीज जो खाली वक्त में आप गाने के अलावा करना पसंद करते हैं, जो जब खाली वक्त हुआ, लगा कि कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, कोई टूर भी नहीं है, कोई फैमिली लायबिलिटी भी नहीं है, उस वक्त आप खाली वक्त में क्या करना चाहते हैं? खाना पकाता हूँ। क्या पका लेते? खाना, कुछ भी, कोई भी खाना, उसमें भी ऐसा ही मिक्सिंग है। अच्छा, जो ऑथेंटिक चीजें हैं, मैं सारे सब किस्म के खाना बना सकता हूँ, ऑलमोस्ट चाइनीज बोलो या इटालियन बोलो या इंडियन, तो है ही, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ऑल खाना मैं बना सकता हूँ। एंड स्पेशली बंगाली फूड तो बहुत ही अच्छा बनाता हूँ। एंड मेरे को एक शौक है कि जिस मसाले के साथ लोग यूजुअली ये बनेगा तो उसमें वो मसाला जाएगा, ये मैं उससे थोड़ा अलग करता हूँ, इसलिए मेरा रेसिपी थोड़ा सा अलग होता है। एंड हमेशा से मेरे घर में सब लोग, जैसे शान, अलका, ये सब लोग हमारे घर में सब आके खा के पागल होते थे वो लोग। तो वो लोग बोलते ही थे कि भाई आऊँगा, क्या बनाओगे, तो ऐसा करके। तो ये एक मेरा शौक आज भी है। मैं खाली टाइम में मैं कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश करता हूँ, जो दिमाग में अचानक आता है, चलो इससे वो कॉम्बिनेशन करके अगर ये कॉम्बिनेशन देके बनाए तो कैसा होगा, चलो तुरंत। तो 2-4 लोग हमारे सब लोग जो है साथ में, तो वो लोग इमीडिएट हेल्प करना शुरू करता है, मैं इमीडिएट बना के खा के सब एंजॉय करता हूँ। तो दैट इज मैं एक, आप बोल सकते हो, मेरे को सबसे ज्यादा सुकून उसमें मिलता है, क्योंकि मैं गरीबी में बचपन में माँ के गोद में रहते थे, एकदम छोटा, और माँ मेरे को गोद में लेके वो जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें पकाते थे, ऐसा बैठ के जैसा होता है जी। तो माँ के गोद में बैठ के वही देखता था, जैसा डैडी का गाना वैसा माँ का खाना। तो ये दो चीज बचपन से माथे पे घुस गया। तो देखा, तो उस समय देखता था कि माँ किस तरह से बना रहे हैं। जब थोड़ा सा बड़े हुए, माँ कहता है ये क्या डाला तुमने, और तुमको कुछ नहीं मालूम है, ये जीरा कहते हैं इसको, जीरा डाला। तो आज समझता हूँ कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि जो आपके अपने बचपन की यादें हैं, या जो बचपन जैसा आपका गुजरा, उसको ही एक तरह से रिपे करने के लिए बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई मीडिया में पब्लिसिटी किए, बहुत साइलेंटली गरीब बच्चों की मदद करते हैं। और आप सुना है कि किसी ऑर्फनेज के बच्चों को, कुमार सानू विद्या निकेतन। और ये कहाँ पर है? ये एक कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है, द्वारका में। एंड मैंने बड़े स्कूल में पढ़ नहीं पाया, इंग्लिश मीडियम ये वो सब पढ़ नहीं पाया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश में ना वो गरीबी फरीबी ये सब बकवास बातें हैं, शिक्षा सबसे बड़ी क्राइटेरिया है। अगर शिक्षा पेट में है तो लोग विचार कर सकते हैं कि हम कौन से रास्ते पे जाए। तो मेरे को ऐसा एक मेंटली, आप बोल सकते हो कि मैं मेंटली इस तरह से प्रिपेयर था कि
बच्चे लोगों को, जो समझ लो रिक्शा वाला, ठेले वाला या खेती में काम करने वाला, उनके बच्चे वही करते रहते हैं। हम बोले क्यों, उनमें से क्यों नहीं निकल सकते? तो ऐसा एक प्रयास मेरा था, एंड उसमें मेरा फैन क्लब्स में मेरे को बहुत साथ दिया। बोलता है व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। तो हमने आज से 8 साल पहले, 8 से 10 साल हो गया। तो देखिए उस समय मैं कैनिंग में जाके, एक बार कैनिंग में घूमने गया था, मेरा फैन क्लब मेरे को इनवाइट किया था, मैंने घूमने गया था। तो वहां जाके मैं ना वो चीज देखा, गरीबी को बहुत करीब से देखा। वो लोग का गरीबी मतलब आपको नहीं बता सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक माचिस की तीली जो होता है ना, उसको बीच में से आधा करके काट के 2 बार जलाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? 1 टाइम फूड, एक बार ही खाना खाएंगे। ये था, आज भी शायद होगा कलकत्ता में वो जहाँ आपकी बात कर रहा हूँ मैं, कैनिंग, उसके पीछे जो सुंदरवन इलाका है, उस साइड में आप आज भी आपको इतना गरीब ना है तो गरीबी तो आपको दिखेगा, बट उस समय बहुत ही हालत खराब था। तो मैंने ये सोचा था कि भाई यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, जो खेती में माँ के बगल में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, पत्थर मार रहा है या तो कुछ कर रहा है, इन लोगों को क्यों ना स्कूल में भेजा जाए। तो मैंने शुरू में बहुत जद्दोजहद किया था। आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि मैं वो बच्चे को, हर एक माँ बाप बोलते कि नहीं वहां जाके समय नष्ट है, वो खेती में हमको थोड़ा सा हाथ बटाता है, वो आप इसको लेके जा रहे हो, इस तरह की बातें सुनने को मिले। तो मैं उन लोगों को फिर लालच दिया कि हफ्ते में आपको इतना राशन मिलेगा मेरे तरफ से, अगर अपना बच्चे को आप स्कूल भेजोगे तो। फिर शुरू हुआ, 10 बच्चे को लेके स्कूल शुरू हुआ। आज वहां पे उस जगह पे 200 बच्चा है, पढ़ रहा है। ऑल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बच्चे साथ में मिलके पढ़ते हैं। साथ में देश के बारे में जानना, और जो पढ़ाई होता है वो पढ़ाई तो है ही। क्या ये भी कोई वजह थी कि आपने 2 बार एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया, शायद इसलिए भी कि ये जो आपका चैरिटी का काम है उसमें कुछ सरकारी मदद मिल जाए? बताइए ना। मैं पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये था मेरा कि अगर पार्टी से कोई मदद हमारे स्कूल के लिए हो जाए, बच्चे के लिए हो जाए, बस ये एक चिंता मेरे को उसमें लेके गया था पार्टी में। अदरवाइज पार्टी में इसमें से पैसा कमाना या पावर पाना, ये मेरे को कोई लालच नहीं था। मेरे को वही था कि मेरा स्कूल जो है 2 की जगह मैं और 6 स्कूल और खोल दूंगा, और ऐसे गांव में खोलूंगा जहाँ पे अभी देखिए कलकत्ता में पे उन लोगों का लॉस है। देखिए सीधी बात है, वो लोगों ने मेरे को पार्टी में लिया, मैं कोई एक्टिविटीज करने बोला, हम बोले देखिए हम समय इतना दे नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ये हमारे बस की बात नहीं है। जिस तरह से चलना चाहिए पार्टी में वो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमारे वहाँ पे जिस गांव में हमारा स्कूल है, अगर मैं वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो आप सोचिए, तो बिल्कुल हम जीतेंगे नहीं। बिल्कुल। उस पूरे एरिया में, उसके आजू बाजू सब गांव से जहाँ से लोग आते हैं, तो हम जीतेंगे नहीं। तो मेरा एक मोटो था उन लोगों को ये समझाने के लिए, मैं समझा नहीं पाया शायद, तो ऐसे ही मैं गांव में अगर स्कूल खोल दूं तो उनको ही फायदा होता था, है ना। तो सानुदा, हम लोग बातचीत आखिरी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ प्लीज। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हमें 1-2 गानों के मुखड़े अगर हमें गा के आप सुना। नहीं देखिए, ये जो सिचुएशन आपने क्रिएट किया ना, इसमें एक ही गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब आप ये गाना गा रहे थे तब आपको मालूम था कि ये सीधे सीधे किसी अंग्रेजी गाने की एक नकल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, एकदम मालूम नहीं था। मैं जब बाहर जाना शुरू किया तो बाहर जाके पता चला कि ये इंग्लिश गाने से। अभी देखिए ये और एक टॉपिक हो जाएगा जरूरी नहीं। आप बोलते हैं कि जिस किसी को बोलो तो बोलता है हम इंस्पायर होके किया, दैट्स नॉट बैड, इंस्पायर होना जरूरी, हम लोग भी इंस्पायर होके आया, बट पता चलता है कि ये लिया। वैसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। ये लोग तो बैकग्राउंड म्यूजिक से भी गाना उठाया, बहुत सारा वो होता है, कोई बात नहीं। बट हमने इस गाने का ट्यून तो है ही, मैं उनको हेड्सअप करता हूँ कि जिन्होंने ट्यून उठाया वो मैच होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, इंद्रवर साहब ने ऐसा लिखा, इसका जो मीनिंग है बिल्कुल वो फैल जाता है, हर जगह पे, स्पेसिफिक नहीं है वो, नहीं वो हर जगह पे फिट बैठता है, बिल्कुल हर परिस्थिति में, हर रिलेशन में, हर जगह पे ये भगवान
ये वो सब जगह पे आप देखिए ये फिट बैठ जाता है बिल्कुल। ये लिरिक्स ऐसा उन्होंने लिखा। तो इसलिए आई थिंक ठीक है, वो छोटा मोटा जो भ्रांति है उसको हम दोहराना नहीं चाहता। चाहे वो फिल्में हों चाहे फिल्मी गाने, दादा दोनों जगहों पर एक खास तरह की एक कोटरी कहिए, एक छोटा छोटा गैंग सा बना हुआ है। कुमार सानू का भी कोई गैंग है? नो, बिना गैंग का हूँ बोल के अभी तो बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा अपना खुद का ही चला रहा हूँ। तो आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरा ना इतना पॉजिटिविटी भरा हुआ है ना अंदर। आई डोंट बॉदर अबाउट कि मैं गा रहा हूँ या नहीं गा रहा हूँ, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा इतना बिजी हूँ मैं आज इस समय कि आशिकी के समय भी इतना बिजी नहीं था मैं आज जितना बिजी हूँ। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है कहानी जिंदगी की। कहानी तो कुमार सानू की जिंदगी की कहानी से अगर कोई एक सीख हमारे देखने वाले सुनने वाले लेना चाहें, वो क्या होगी? उसूल, अपना एक उसूल होना चाहिए, जिस उसूल में 2-3 पॉइंट्स होता है। एक तो है कि बहुत अगर मरने लायक ना हो तो झूठ मत बोलो, पहली उसूल। दूसरी पॉइंट ये है कि बहुत जरूरतमंद को उधार मत दो, उसको दे दो पैसा। और तीसरा है कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, जितना दिन जियो शान से जियो। वाह क्या बात है दादा। ये जो नया म्यूजिक है, मैं नया म्यूजिक सीन, हमें मालूम है कि आप किसी चीज लास्ट के बारे में आप एक के बाद एक शुरू कर रहे हैं, अब मैं वही देख रहा हूँ बस क्या कर रहे हैं आप। लास्ट ही है जो नया म्यूजिक सीन है, खास तौर पर फुल थ्रोट सिंगिंग के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि रोने रोने जैसे गाने वाले गायक बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसा बोलो मत, आपको मैं तो बोलूंगा नहीं, ऐसा बहुत खराब हो जाएगा, बहुत लोग बदला ले लेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप भी बोलें इस बार। आपने बोल दिया, बस बहुत बड़ी बात है। देखिए म्यूजिक 90s में जो था वो कभी भी नहीं आ सकता वापिस, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। कम से कम मेलोडी को रख के अगर कोई कुछ करे ना, उसका कभी भी ये जाया नहीं जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेलोडी को लेके अगर कोई खेले तो उसको कभी भी फेलियर नहीं होगा। आज जो चीज कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो एडॉप्शन छोड़ के अगर क्रिएटिविटी, एक्चुअली क्रिएटिविटी में आप क्रिएटिविटी भी बोल रहे हैं, क्रिएटिविटी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरफेरेंस इज देयर। इंटरफेरेंस, आप गाना बनाओगे, म्यूजिक आपको आपका जॉनरा है, तो उस जॉनरे में मैं एक डायरेक्टर हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूजिक इस तरह से बनाइए, तो दैट इज रॉन्ग। आई थिंक आप उनको बोल सकते हो कि मेरा रोमांटिक गाना चाहिए, एक रोमांटिक गाना सुनाइए, आप 10 गाना सुनाइए, उनमें से वो चूज कर सकता है। वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि ये लीजिए सीडी, इसकी तरह एक गाना बना दीजिए। नो, तो क्रिएटिविटी वहां पे होता नहीं है, वहां पे एडॉप्ट होता है। तो एडप्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी कम इसलिए हो रहा है कि इंटरफेरेंस। तो लैक ऑफ इंटरफेरेंस अभी हर एक, खाली तो मैं एक डायरेक्टर बोला, हीरो तक बोलता है कि भाई नहीं ये गाना अच्छा नहीं है, वो गाना अच्छा है। भाई आपके एक्टिंग में हम बोलने जाते हैं क्या, या आप बहुत भलते एक्टिंग कर रहे हो, आप ठीक से करो? नो, क्योंकि वो आपका फील्ड है, वो आप जानते हो। तो जो म्यूजिक का फील्ड है उसको छोड़ दो ना। अभी देखो ना, पिछले इतना सालों से हजारों फिल्में जो है जिसका गाने आज हम लोग सुन रहे हैं, कम से कम 1-2 लाख गाना, 1.5 लाख गाना हम लोग जो रेगुलर सुन के सुकून महसूस करता है, ये तो उनके ऊपर छोड़ा था बोल के बना, म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर छोड़ा था कि भाई ये आपका क्राइटेरिया है, आपका जॉनरा है, आपका फील्ड है, आप इनमें से आप दो क्या दे सकते हो। तो हर एक का काम अगर डिवाइडेशन जो है वो जिसके ऊपर, उसके ऊपर भरोसा आप कर सकते हो, तो फिर आपको बेटर चीज मिलेगा। तो यू हैव टू डिपेंड ऑन दैट थिंग। आप जब कोई किसी को काम देते हो तो आप उसके ऊपर डिपेंड आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, यू हैव टू। तो आप अगर बोलोगे नहीं आपको काम दिया, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही करते रहो, नो, उसमें क्रिएटिविटी नहीं होता है। दादा ये बात है कि करीब 40 साल का आपका म्यूजिक करियर, करीब 25,000 गाने, मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत कहीं रोकी जा सकती है, ये तो अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप के पास भी वक्त की कमी है। अभी वक्त है कि अगर कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पूछा हो लेकिन उसका जवाब आप देना चाहते थे, अभी आप कह सकते हैं। आपने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है, आपने कुछ छोड़ा नहीं। अगर अभी भी आपके मन में कुछ है तो बता दो। तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। आपकी बेटी खुद अभी हॉलीवुड में अच्छा करियर है उसका। जी।
और दूसरी बेटी वकालत की पढ़ाई पढ़ रही है। वो शी इज कंपोजर, शी इज ए कंपोजर आल्सो। कंपोजर आल्सो। ये जो आपने दोनों ही बच्चों को एक तरह से छोड़ दिया अधर में कि मैं तुम्हारी हैंड होल्डिंग नहीं करूंगा, जबकि इंडस्ट्री में तो आप देखते हैं कि हर कोई अपने बच्चों को या कोई किसी भी रिलेटिव को काफी हैंड होल्डिंग करते हैं, ये क्यों है ये आपका फैसला? देखिए, मैंने एक चीज देखा, अभी ये एक्सपीरियंस की बात है, मैंने एक चीज देखा कि बड़े बाप के बेटे या बड़े माँ की बेटी या बड़े बाप की बेटी, ये जो होता है ना, सबसे पहले इसका कंपैरिजन उनके बाप के साथ या उनके माँ के साथ होती है। तो मेरा एक उसूल के अंदर ये था कि भाई मेरा नाम लेके तुम लोग बड़े मत हो, ये सबसे पहले तुम्हारा कंपैरिजन मेरे साथ होगा, व्हाट योर डैड वाज एंड नाउ हु आर यू। तो ये बहुत फायदेमंद कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर खुद को एस्टेब्लिश करने के बाद तुम अगर रिवील करो कि भाई हाँ मैंने डैडी से सीखा। अब जब बेटी बोलती है कि मैं डैडी का गाना सुनता हूँ, 24 घंटा सुनते थे, वो जो फीलिंग्स वो जो गाने में जो डालते हैं, बोलते हैं मैं डैडी से सीखा। बस तो यही वो नोट है कुमार सानू कि हम लोग ये बातचीत यहाँ वाइंड अप करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही दिल से और वो सारी बातें जो बहुत पुराने इंटरव्यूज में आपने नहीं भी की हैं हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बीबीसी के इस खास प्रोग्राम कहानी जिंदगी की में आज थे हमारे साथ मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ बहुत ही जल्दी। इरफान आपसे यही इजाजत चाहता है।